हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी राठौर और ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पार्ट 2 वाला वीडियो। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 पे आओ। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे नेमोनिक्स डाले हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हमको बस याद रखना है बी मतलब ब्लड पिक्चर, बोन मैरो फाइंडिंग्स एंड बायोकेमिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिटेल में देखते हैं। ब्लड पिक्चर एंड रेड सेल एंडाइसिस, इसमें आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, रेड सेल, रेटिकुलोसाइट काउंट एंड ESR। तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू सबकी डिक्रीज हो जाती है। रेड सेल हमको पता ही है कि आरबीसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसे होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सबसे पहला पॉइंट पे यही बताया था कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। इसमें रेटिकुलोसाइट्स जो है वो नॉर्मल या फिर कम हो जाते हैं और इसका ESR लो हो जाता है। तो हमको इसको याद रखना है। इसको याद रखने के लिए हम सिर्फ वर्ड याद रखेंगे, अरे। अरे से हम इसको पूरा याद कर लेंगे। ए से आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, आर से आता है रेड सेल, आर से आता है रेटिकुलोसाइट काउंट एंड ई से आता है ESR। ठीक है, तो ब्लड पिक्चर के लिए हमको याद रखना है अरे। फिर आता है बोन मैरो फाइंडिंग्स। बोन मैरो फाइंडिंग में बोन मैरो की सेलुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, मैरो का आयरन डेफिसिट हो जाता है और एरिथ्रोपोइसिस कम हो जाता है। तो बोन मैरो सेलुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब बोन मैरो कोशिश करती है कि वो आरबीसी बनाए, इसके लिए इसकी सेलुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। बोन मैरो में आयरन की कमी हो जाती है क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो फिर आयरन की कमी है तो बोन मैरो में भी आयरन की कमी होगी ही ना। और फिर आता है एरिथ्रोपोइसिस, ये डिक्रीज हो जाता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब बोन आरबीसी का फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं है, एनीमिया है, सो इट्स ऑल लिंक्ड। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है माँ मैरी। माँ मैरी, अब यहाँ पे मैरी की स्पेलिंग गलत है, शादी वाली मैरी की, बट हमको निमोनिक बनाना था तो हमने बना लिया। माँ एक मैरो, सपोज आप ये एक माँ से आप मैरो आयरन कर लो, एम से एक मैरो सेलुलैरिटी कर लो और ERY से एरिथ्रोपोइसिस, माँ मैरी। तो ये वाला जो है देखो, अरे माँ मैरी, ये दोनों लिंक्ड है। ठीक है, अरे माँ मैरी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है बायोकेमिकल फाइंडिंग्स। बायोकेमिकल फाइंडिंग्स में सीरम आयरन लेवल डिक्रीज हो जाता है, सीरम फेरिटिन लेवल डिक्रीज हो जाता है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फिर आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। अब इसको हमने क्या निमोनिक बनाया है, तुम से टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, फिर से फेरिटिन और से सीरम आयरन लेवल। ठीक है, तो इस ये तीनों को हम कैसे लिंक करेंगे, अरे माँ मैरी तुम फिर से, मतलब माँ फिर से शादी कर रही है। तो सॉरी मम्मी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बट निमोनिक हमको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमको याद रखना है वर्ड प्रो, सिर्फ वर्ड याद रखना है प्रो। प्रो से P से पेरेंटल आयरन थेरेपी, E से RCB ट्रांसफ्यूजन और O से ओरल आयरन थेरेपी। तो अब एक एक करके इसको भी हम फिनिश करते हैं। ओरल आयरन थेरेपी में ड्रग ऑफ चॉइस है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है। 200 mg थ्राइस अ डे, 200 mg थ्राइस अ डे हमको इसको लेना है। क्या, फेरस सल्फेट। अब इसको तो हमें याद रखना पड़ेगा। फिर आता है अब फेरस सल्फेट अपन ले रहे हैं 200 mg थ्राइस अ डे। तो इसमें क्या होता है, 15 to 20% पेशेंट में डेवलप इनटॉलरेंस टू ओरल आयरन फॉर्म। अब इनटॉलरेंस हो जाती है कुछ कुछ पेशेंट्स को ओरली आयरन लेने से। तो उनको क्या क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। अब हमको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो सारी चीजें याद रखने के लिए हम एक और निमोनिक का यूज करेंगे, अनवी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। अब अनवी, ANV, अनवी, अब आई नहीं लगा रहे बिकॉज हमको निमोनिक बनाना है। तो अनवी को कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है। तो हमको याद रखना है A से एब्डोमिनल पेन, N से नोजिया, V से वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तो है ही। तो सॉरी अनवी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो।
चलो आगे बढ़ते हैं। इन सच केसेस डोजेस आर रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे फेरस आयरन से फेरस सल्फेट लेने से अगर 15 to 20 पेशेंट्स को ये दिक्कत हो रही है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डोज को या तो हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इसके सॉल्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर सॉल्ट को चेंज करेंगे तो हम यूज करेंगे फेरस ग्लूकोनेट या फिर फेरस फ्यूमेरेट। पहले हम क्या यूज कर रहे थे? फेरस सल्फेट यूज कर रहे थे, फेरस सल्फेट यूज कर रहे थे, बट अब हम क्या यूज करेंगे? फेरस ग्लूकोनेट या फिर फेरस फ्यूमेरेट, जिनको दिक्कत है उनके लिए। ठीक है। अब ट्रीटमेंट इज लॉन्ग ड्यूरेशन, सस्टेन फॉर 6 to 12 months even after normalization of hemoglobin। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ट्रीटमेंट काफी लंबा होता है, 6 से 12 महीने दवाई तो खानी ही पड़ती है। इसका मतलब भले हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाए तो भी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट का क्या टॉपिक था? पेरेंटल आयरन थेरेपी। तो पेरेंटल आयरन थेरेपी में क्या करेंगे? आईवी इज इंडिकेटेड इन फॉलोइंग कंडीशन। आईवी हम किन कंडीशंस में देते हैं? पेशेंट इज अनेबल टू टॉलरेट आयरन। अब कुछ पेशेंट है जिनको ओरल आयरन ले ही नहीं पा रहे हैं, ये वो बच्चा जैसे कि ओरल आयरन ले ही नहीं पा रहा है, तो इसको हमें ट्रीट तो करना ही है ना। तो कैसे ट्रीट करेंगे? पेरेंटल आयरन देके। पेशेंट हैज माल एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे जिनको एब्जॉर्प्शन में दिक्कतें हो रही है तो उनको अपन दे सकते हैं पेरेंटल आयरन। और नीड ऑफ आयरन इज रिलेटिवली एक्यूट एज इन प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी वुमेन को भी आयरन की मतलब आयरन अपन पेरेंटली दे सकते हैं। ठीक है। अभी देखा भी था हमने कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को इसकी जरूरत ज्यादा रहती है क्योंकि इनका बढ़ जाता है डिमांड। ठीक है। अब आता है प्रीवियसली यूज आयरन कंपाउंड। अब जब हम आईवी दे रहे थे तो पहले का क्या यूज करते थे? आयरन डेक्सट्रेन यूज करते थे। तो इससे क्या दिक्कत हो रही थी? एनाफाइलेक्सिस, मतलब कि एनाफाइलेक्सिस इसके साथ एसोसिएटेड था। तो हमने न्यू ड्रग्स बनाई जिसमें एनाफाइलेक्सिस नेवर सीन। ठीक है, जैसे कि सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट और आयरन सुक्रोज। तो हमको ये वर्ड्स तो मगअप करना पड़ेगा। सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट और आयरन सुक्रोज। कौन सी ड्रग थी जो एनाफिलिक्सिस कर रही थी? आयरन डेक्सट्रेन। नेक्स्ट सबसे लास्ट टॉपिक आ गया है अपना आरसीबी ट्रांसफ्यूजन। ये हमारा सीवियर केसेस में ही होता है। तो इसको किस किस में इंडिकेट करा जाता है? सीवियर एनीमिया जिनमें हेमोग्लोबिन 7 से 8 ग्राम पर डीएल कम रहता है, कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी वाले पेशेंट को आरसीबी ट्रांसफ्यूजन क्यों हेल्प करता है? ये इंक्रीज करता है ऑक्सीजन डिलीवरी को, रिड्यूस करता है सिम्टम्स, और जो ब्रिज गैप अंटिल आयरन सप्लीमेंट इज टेकन। मतलब आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं हम, बट आयरन का सप्लीमेंट का जो काम है वो थोड़ा सा लेट होगा ना। जब आप तुरंत ही घी खाते बराबर असर तो होगा नहीं। तो हम इसको आरसीबी इसके लिए ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि उस गैप को ये कवर कर सके, सिम्टम्स कम हो सके, ये सब बात है। तो यहाँ पे हमारा ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया खत्म हो चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।